गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? मेरे को चैट बॉक्स में एक मिनट बताना ज़रा कि मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। माई सेल्फ डॉक्टर अक्षय ठाकुर एंड वेलकम यू ऑल इन आयु टिप। आज हम काय चिकित्सा की एक डेमो क्लास हम आपको पढ़ाएंगे। और काय चिकित्सा में आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पांडु रोग। ठीक है। पढ़ने से पहले मैं तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि हम पढ़ेंगे कैसे। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम मतलब हर टॉपिक में हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज़ इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। हमने जो भी डिजीज पढ़नी है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। सेकंड चीज़ जो है वो हमने सीखना है कि हाउ टू राइट इन द एग्जाम। ठीक है, कि श्लोक का कौन सा पार्ट जो है वो वहां पे लिखना है, संस्कृत लिखनी है कि हिंदी लिखनी है। एंड थर्ड जो हम आज पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर दैट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये तीन चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए हम इसमें जनरल जनरल चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। और आपको स्क्रीन दिख रही है? मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो आज का टॉपिक है पांडु। और पांडु रोग पढ़ने से पढ़ेंगे और साथ में हम एनीमिया जो इसका मॉडर्न पार्ट है उसकी भी थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन देख लेंगे, क्योंकि हमें दोनों ही चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पांडु रोग, एक जनरल इंट्रोडक्शन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांडु रोग एक रस धातुगत और संतर्पण जन्य विकार है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरली जब हम एनीमिया, पांडु को हम एनीमिया मान के चलते हैं, एनीमिया समझते हैं, तो हमें क्या लगता है कि इसमें रक्त की कमी होती है। तो ये रक्त धातुगत विकार है। जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमने याद रखनी है, पांडु एक रस धातुगत विकार है। इसमें रस की दुष्टि होती है, मतलब प्रधान रूप से जो है वो रस इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, रस इन्वॉल्व है, रक्त रक्त भी इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रक्त की कमी होती है। रस धातुगत विकार है और संतर्पण जन्य विकार है। ठीक है, आचार्य चरक ने संतर्पण और अपतर्पण जन्य विकार पढ़ाए हैं। तो संतर्पण जन्य विकार हम समझते हैं जैसे कि ज्यादा जो कफ प्रकृति वाला जो आहार विहार हम खाते हैं, मेदवर्धक जो आहार विहार हम खाते हैं, या हाई न्यूट्रिशियस जिनकी वैल्यू होती है, वो फूड लेने से जब शरीर में कफ और मेद की वृद्धि हो जाती है, तब जो विकार होते हैं उनको हम संतर्पण जन्य विकार कहते हैं, जैसे प्रमेय हो गया। ठीक है। और अपतर्पण जन्य विकार जनरली जो वात प्रकोपक आहार विहार का निदान करने से उत्पन्न होते हैं ना, जैसे कृष्णता होगी, वो अपतर्पण जन्य विकार। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो पांडु एक रस धातुगत है ना विकार है और संतर्पण जन्य विकार है। मतलब इसमें ओवरऑल तो धातुओं का क्षय होता है, बहुत वीकनेस आती है जब हम देखते हैं, लेकिन इसका जो निदान है वो संतर्पण जन्य निदान है। ऐसा नहीं है कि मतलब आयुर्वेद में कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि वात इसमें मेनली इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, दो ही दोष, वैसे तो इसमें लिखा है कि पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप पांडु रोग में। ठीक है, लेकिन जनरली ये संतर्पण जन्य विकार है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि पांडु जो है वो संतर्पण जन्य विकार है कि अपतर्पण जन्य विकार, तो सीधा आंसर जाएगा संतर्पण जन्य विकार है। दोष देखेंगे तो दोष है पित्त प्रधान त्रिदोष, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप। और पित्त कौन सा? साधक पित्त। ठीक है, पित्त कौन सा? साधक पित्त, क्योंकि साधक पित्त जो है वो हृदय में रहता है। ठीक है,
तो साधक पित्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप होता है पांडु रोग में, और पित्त भी कौन सा, साधक पित्त, जिसका स्थान हृदय में है। दूष्य की बात करेंगे तो दूष्य है मांस, त्वक और रक्त। आगे हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी हमें दिखेगा कि मांस, त्वक और रक्त इसमें कैसे इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम यहां देखें तो यहां पर दूष्य में रस नहीं आ रहा है, रक्त आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमने अंडरस्टैंड करना है। जब डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पांडु रोग में दूष्य बताओ, तो आंसर जाएगा मांस, त्वक और रक्त। और जब हमसे पूछा जाएगा कि पांडु जो है वो रस धातुजन्य विकार है कि रक्त धातुजन्य विकार है, तो आंसर जाएगा रस धातुजन्य विकार। ठीक है, पांडु रोग में रस के साथ साथ रक्त, मेद आदि अन्य धातुओं का भी क्षय होता है। ठीक है, तो ये मैं जनरल इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट निदान पे। ठीक है, तो निदान पे क्या है, पित्त प्रकोपक निदान होंगे। श्लोक में सिर्फ एक मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, जिसको श्लोक याद होते हैं बहुत अच्छी बात है, वो श्लोक याद करे, जिसको नहीं होते हैं वो बस समझे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि हमने हर चीज, हमने आयुर्वेद भी अंडरस्टैंड करना है। तो निदान में बोलता है कि आचार्य चरक बोलते हैं कि क्षार अम्ल लवण अति उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजनात्। क्या निदान है कि क्षार का सेवन, लवण का, अम्ल का, उष्ण का और विरुद्ध अन्न का सेवन करना, इन सब से पित्त का प्रकोप होता है। तो पित्त प्रकोपक निदान है सारे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि विरुद्ध भोजन जो है, जब भी हम विरुद्ध भोजन का सेवन करते हैं तो हमेशा पित्त या फिर रक्त की ही दुष्टि होती है। इसको बोलते हैं दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। आप किसी भी आचार्य के, आप संहिता में देख सकते हो, सुश्रुत संहिता में भी ऐसा है, जहां जहां विरुद्ध अन्न का सेवन किया जाएगा वहां वहां आपको पित्त या फिर रक्त की दुष्टि मिलेगी। तो पहला निदान क्या है, क्षार अम्ल लवण अति उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजनात्। ऑब्वियसली ये सारे ही पित्त प्रकोपक निदान है। नेक्स्ट आता है निष्पाव, माश, पिण्याक और तिल तैल निषेवनात्। निष्पाव, ठीक है, दाल है, माश, पिण्याक, ठीक है, तिल तैल, ये सारे ही जो हमारे आहार द्रव्य हैं उष्णवीर्य होते हैं, और उष्णवीर्य होने से पित्त प्रकोपक होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है, इसमें हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे ही उष्णवीर्य होते हैं तो पित्त प्रकोपक होते हैं। विदग्ध आहार, ठीक है, ऐसा आहार जो आधा आधा जल गया हो या फिर कच्चा बना हो, ऐसा का सेवन करने से भी ये भी उष्णवीर्य होता है और पित्त प्रकोपक होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है जिस पर हमने सोचना है वो है दिवा स्वप्न। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि दिवा स्वप्न करने से हमेशा कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, आचार्य बागभट्ट ने कहा कि दिवा स्वप्न से कफ का प्रकोप होता है। फिर सेकेंड ईयर में जब आचार्य चरक पढ़े हम, तो उसमें लिखा कि आचार्य चरक के अनुसार दिवा स्वप्न से कफ और पित्त का प्रकोप होता है, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार दिवा स्वप्न से त्रिदोष का प्रकोप होता है। तो यहां पर पांडु रोग के निदान में दिवा स्वप्न क्यों आया, क्योंकि आचार्य चरक के अनुसार दिवा स्वप्न करने से कफ और पित्त का प्रकोप होता है, और कफ और पित्त दोनों ही मेन कारण हैं पांडु रोग की उत्पत्ति में। ठीक है, क्योंकि पांडु रोग जो है वो पित्त प्रधान त्रिदोष से होता है, तो इसमें जो निदान होंगे वो तीनों ही दोषों के होंगे। तो कफ और पित्त के तो हमने पढ़ लिए। अब इसमें निदान जैसे दिवा स्वप्न जो है वो इंपॉर्टेंट निदान आ जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट निदान हो जाता है। फिर व्यायाम है, मैथुन करना, या फिर पंचकर्म की जो चिकित्सा है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से नहीं करते हो पेशेंट पे, तो उसकी विषमता होने पर भी, उसकी कॉम्प्लिकेशन होने पर भी दोष का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, वेग विधारण करना, ठीक है, इन सब से वात का प्रकोप होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट जो निदान आता है वो है काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक, उपहत चेतस। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, ठीक है, और भय, क्रोध, शोक, इन सब से अगर हमारा चेतस यानी मन या फिर हृदय अगर उपहत हो जाए या फिर हृदय उपघात हो जाए, तो पांडु रोग का उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब कॉज, अब हम जाएंगे कि क्यों होती है, हृदय उपघात से पांडु रोग की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो देखो, हृदय जो है वो स्थान है
रस धातु का स्थान है। जब हृदय में उपघात होता है तो रस का क्षय होता है। तो जैसे ही रस का क्षय होगा वैसे ही हमने ऊपर पहले जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया कि उसको हम पांडु रोग कहते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद को भी हम उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे इन क्लासेस में कि हम क्यों का आंसर ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और आयुर्वेद के प्रिंसिपल से ही हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक हमारी बिल्कुल जो निदान है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। निदान जो है वो ये है कि क्षार, अम्ल, लवण अति उष्ण और विरुद्ध और असात्म भोजन का सेवन करना। असात्म भोजन का मतलब हुआ जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हम ऐसा फूड लेते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको बॉडी डाइजेस्ट करने के लिए पित्त का प्रकोप करती है। तो अल्टीमेटली असात्व में भोजन करने से भी पित्त का प्रकोप होता है। निष्पाप मांस पिण्याक तिल तैल निषेवनात्, इसको भी है ना, इससे भी पित्त का प्रकोप होता है। विदग्ध अन्न से भी पित्त का प्रकोप होगा। दिवा स्वप्न से आचार्य चरक के अनुसार कफ और पित्त दोनों का ही प्रकोप होता है। और अंत में हमने पढ़ा कि काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक से चेतस यानी मन जो है वो उपहत हो जाता है वहां, क्योंकि मन या फिर हृदय जो है वो हमारा रस का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब इसकी पैथोजेनेसिस पे, पांडु रोग की संप्राप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अभी जो एग्जाम हुआ AIA-PGT 2023 में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो इसको हम समझते हैं, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसको एग्जाम में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आचार्य चरक कहते हैं सम उदीर्णम यदा पित्तम, कि जब पित्त प्रकोपक आहार विहार, जो हमने पीछे निदान का सेवन कर लिया, जब हमने पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया तो पित्त हमारे शरीर में बढ़ गया। ठीक है, हृदय सम अवस्थितम, ठीक है, हृदय में रहने वाला जो पित्त है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में कि पांडु रोग में कौन से पित्त की दुष्टि होती है या कौन सा पित्त प्रकोपित होता है, तो हृदय में रहने वाला साधक पित्त। फिर बोलते कहते हैं कि वायुना बलिना क्षिप्तम संप्राप्यम धमनिर्दश, 10 धमनियां होती हैं, ठीक है, जिनमें व्यान वायु होती है। यहां तक जो था वो पित्त और कफ का रोल था, अब यहां पर वायु का रोल आ जाता है कि हृदय में रहने वाले साधक पित्त को बलवान वायु, और बलवान वायु स्पेसिफिकली जो कि हृदय से पूरे ही शरीर में दोषों को फैलाती है, उसको हम व्यान वायु कहते हैं। ठीक है, तो जब धमनियों से सारे शरीर में ये जो साधक पित्त है ये फैल जाता है। ठीक, सिंपल सी बात है, हमने निदान का सेवन किया और पित्त जो है जो हृदय में रहता है वो पित्त प्रकुपित हो जाता है, और हृदय में प्रकुपित पित्त उसको हमारी जो व्यान वायु है वो हृदय में स्थित 10 धमनियों से पूरे शरीर में फैला देती है। ठीक है, बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होता है, तब वह पित्त वात, कफ, ये दो हमारे दोष थे, इन दोनों को तो मिलेगा क्योंकि त्रिदोषज व्याधि है पांडु रोग। फिर हमारे दुष्य त्वक, मांस और रक्त, इनको दूषित कर शरीर का रंग कैसा कर देता है, पांडु वर्ण या फिर हरिद्रा वर्ण का कर देता है, या फिर अनेक रंगों से युक्त भी कर सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय सम अवस्थितम वायुना बलिना क्षिप्तम संप्राप्य धमनिर्दश प्रपन्नम केवलम देहम, ठीक है, पूरे शरीर में फैलाकर त्वक मांस अंतर आश्रयम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्वक और मांस के मतलब बीच में प्रदूष्य कफ वात असरिक, इनको दूषित करता है और हमारी त्वचा का कलर कैसा कर देता है, या तो पांडु वर्ण जो कि हम देखते हैं एनीमिया के पेशेंट में, पेलनेस जो दिखती है पूरी बॉडी में, या फिर हरिद्र वर्ण। हरिद्र वर्ण हमें एनीमिया में नहीं दिखता है, लेकिन एनीमिया की एक एडवांस स्टेज जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं उसमें हमें दिखता है। ठीक है, या फिर बहुविध वर्ण, बहुविध भी हो सकता है, मतलब पित्त का एक कार्डिनल फीचर है कि पित्त मल्टीपल कलरिंग भी कर सकता है, रेडनेस ऑफ, जैसे कहीं डिस्कलरेशन हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का कलर हो सकता है अकॉर्डिंग टू दोष। अगर वात है तो अरुण वर्ण होगा, पित्त है तो पीत वर्ण होगा, कफ है तो श्वेत वर्ण होगा। ठीक है, तो कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रधान रूप से पांडु, हरिद्र या फिर हरित वर्ण इसमें होता है।
ठीक है, तो ये जनरल पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है कि दोषा पित्त प्रधानस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। मैं श्लोक इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन श्लोक से उठ के आ जाते हैं। अगर आप लोगों को श्लोक याद नहीं होते हैं तो श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करना है और अपने शब्दों में उसको लिखना है। ठीक है, तो दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कूप्यन्ति धातुषु, कहता है कि पित्त प्रधान त्रिदोष, ठीक है, त्रिदोष प्रकोप हो जाता है और रक्त रोगी के जो रक्त आदि धातुएं हैं उनमें उनको दूषित कर देता है। ठीक है, पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप और रोगी की रक्त आदि धातुओं में उनका मतलब उनको दूषित कर देता है। जब धातुएं दूषित हो जाती हैं तो धातुओं में शिथिलता आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धातु शैथिल्यम एवं गौरव। ठीक है, शैथिल्यम तस्य धातुनाम गौरवम च उपजायते, वो धातुएं शिथिल हो जाती हैं। शिथिल होने का मतलब हो गया कि उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है ना, वीक हो जाती है धातुएं। हर धातु, मांस जो है, ठीक है, वैसे वो बिल्कुल कठिन होता है मांस, हमारा जो मसल होती है, तो वो थोड़ी वीक हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं शैथिल्यम धातुनाम। और गौरवम च उपजायते, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पांडु का पेशेंट गुरुता फील करता है, नहीं, धातुओं में गौरव आ जाता है। ठीक है, यानी कि धातुओं में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं और धातुओं में शिथिलता आ जाती है, सारी ही धातुएं। ठीक है, क्योंकि रस धातु ही हमारी दुष्ट होगी, तो रस के बाद रक्त है, रक्त के बाद मांस है, मेद है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारी ही धातुएं शिथिल हो जाती है। ठीक है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि एनीमिया इज, है ना, लो आरबीसी काउंट या लो एचबी काउंट, है ना, रक्त का कम हो जाना, उसको हम एनीमिया बोलते हैं। लेकिन पांडु रोग में कंप्लीटली सभी धातुओं की ही शिथिलता या फिर गौरवता होती है। तो धातुओं में शिथिल्य होने के बाद उसके बाद क्या होता है, बल वर्ण स्नेह और ओज के गुणों में हानि होना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारी धातुएं ही शिथिल हो गई या फिर वीक हो गई तो हमारा बल कम हो जाएगा, हमारा वर्ण चेंज हो जाएगा, स्नेह भाग जो है या ओज, उसमें भी कमी आएगी। अल्टीमेटली ओज हमें पता है कि सभी धातुओं का सार होता है। ठीक है, तो जब सारी ही धातुओं में शिथिलता आ जाएगी तो ओज के गुणों में भी हानि हो जाएगी। स्नेह भाग, ओज हमारे शरीर का, हमारी धातुओं का स्नेह भाग होता है, तो उसमें भी कमी आ जाएगी। अल्टीमेटली हम आगे देखेंगे इस पैथोजेनेसिस के इस पॉइंट की वजह से, यहां पर जो बल वर्ण और स्नेह और ओज के गुणों में हानि होने की वजह से हम देखेंगे कि पूर्व रूप और लक्षण में रुक्षता आएगी। और पांडु जो रोगी है वो बहुत रुक्ष होता है, उसमें स्नेह भाग की कमी हो जाती है। और रीजन क्या होता है, ओज की कमी होने की वजह से, धातुओं में शिथिलता होने की वजह से, स्नेह भाग कम होने की वजह से। तो इसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि अल्प रक्त, क्योंकि रस धातु में कमी आई, रस धातु दुष्ट हो गई, है ना, रस के बाद अल्टीमेटली फिर उत्तरोत्तर धातुएं भी दुष्ट होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, शिथिल होती जाएंगी। तो अल्प रक्त, अल्प मेद, निसार, यानी कि रक्त भी कम हो गया, अल्टीमेटली मांस तो है ही दुष्ट, इसमें मेद भी कम हो गया। निसार, सार मतलब पूरी जो धातुएं हैं हमारी, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो सार है, वो खत्म हो गया। और पेशेंट कैसा हो गया, शिथिल इंद्रिय, बहुत वीक, बहुत ज्यादा वीक, सारी ही इंद्रियां उसकी शिथिल हो जाएंगी, तब इस व्याधि की उत्पत्ति होगी जिसको हम पांडु रोग कहते हैं। ठीक है, तो पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप हुआ। इस पैथोजेनेसिस को सिंपली समझेंगे, हमें रट्टा मारने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, श्लोक भी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल कि पित्त प्रधान, साधक पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप हुआ, रक्त आदि धातुओं में इसका प्रकोप हुआ, और ये धातुएं जो है वो शिथिल हो गई या इनमें गुरुता आ गई, जिससे अल्टीमेटली बल वर्ण स्नेह और ओज, इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, इनमें हानि हो गई, जिससे रुक्षता, हम आगे पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट फीचर आएगा। तो अल्टीमेटली पेशेंट में अल्प रक्त, अल्प मेद, निसार और शिथिल इंद्रिय जो पेशेंट हो गया तो उसको हम पांडु रोग कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाला पॉइंट जो है कि सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निसार शिथिल इंद्रिय,
ये पॉइंट किससे रिलेटेड है, कौन सी व्याधि से लिंक है? तो ये सीधा आंसर जाता है कि पांडु रोग में सिर्फ रक्त की ही कमी नहीं होती, मेद की भी कमी होती है, ओज की भी कमी होती है, उसको हम पांडु रोग कहते हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ रक्त की कमी को हम पांडु रोग कहेंगे। तो यहां तक मेरे को लगता है कि जो हमारे निदान है और संप्राप्ति है वो क्लियर हो गई हो। कोई डाउट है तो आप चैट सेशन में चैट में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हमारा अब आता है पांडु रोग का पूर्व रूप। अब हम हर चीज के पीछे कारण जानेंगे ताकि हमें चीजें याद हो जाएं। पूर्व रूप जनरली 3 पूर्व रूप हैं। ठीक है, 3 या 4 पूर्व रूप हैं। सबसे पहले आता है हृदय स्पंदन, बहुत ज्यादा पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आप भी क्लिनिकल क्लासेस में जाते होंगे। तो एनीमिक पेशेंट जनरली यही कहता है कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हृदय स्पंदन, पैल्पिटेशंस। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रस क्षय। रस जो है वो, हृदय जो है वो रस का स्थान है, और इसी हृदय में साधक पित्त प्रकुपित हुआ है, और उसी पित्त ने रस की दुष्ट कर दिया है, रस को दुष्ट किया है। तो अल्टीमेटली रस क्षय होने से हमेशा हृदय स्पंदन यानी पैल्पिटेशन होती है। इसीलिए पांडु जो है वो रसज विकार है, रक्तज नहीं है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है रोक्ष्यम। ये मैंने पहले बात क्लियर कर दी कि अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निसार, ओज क्षय और रस क्षय होने की वजह से पेशेंट में रूक्षता आती है। तो दूसरा पूर्व रूप क्या हो गया? रोक्ष्यम। पहला हृदय स्पंदन। तीसरा पूर्व रूप आता है स्वेद अभाव, बहुत इंपॉर्टेंट पूर्व रूप है ये। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्वेद अभाव, अब पेशेंट को स्वेद अभाव क्यों हो रहा है? ड्यू टू अल्पमेद। हमने ऊपर पढ़ा कि पांडु रोग में रस की दुष्टि होने की वजह से रक्त भी कम बनता है, मेद भी कम बनता है। और यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे कि मेद धातु का जो मल होता है वो स्वेद होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी स्वेद बनता है वो मेद धातु की वजह से बनता है। मेद धातु का जो मल होता है, जो इम्प्योर फॉर्म होती है, वही स्वेद के रूप में बाहर आता है। अब यहां पर मेद की ही अल्पता है तो स्वेद का भी अभाव होगा। सीधा क्वेश्चन। ठीक है, यहां से ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स वाइवा में कि पांडु रोग का एक पूर्व रूप है स्वेद अभाव, क्यों होता है? कारण ये है कि मेद ही अल्प है, इसीलिए स्वेद भी अल्प होता है। नेक्स्ट पूर्व रूप है श्रम। तो श्रम ऑब्वियसली जब रस का क्षय हो जाता है, रस धातु हमारी सभी धातुओं को न्यूट्रिशन देती है, सभी धातुओं को पोषण देती है, तो जब उसका क्षय हो जाता है तो अल्टीमेटली ऑल धातु क्षय हो जाता है। क्योंकि क्षीर दधि न्याय के अकॉर्डिंग जब रस बनेगा तभी रक्त बनेगा, तो अल्टीमेटली जब रस की दुष्टि हो रही है तो अल्टीमेटली सारी ही धातुएं जो है वो क्षय हो जाएंगी, और इसीलिए पेशेंट को थकान होती है। तो 4 पूर्व रूप हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सिंपली समझो। हृदय स्पंदन पहला, रोक्ष्यम क्योंकि ओज क्षय है, स्नेह भाव कम हो गया है, स्वेद अभाव क्योंकि मेद की कमी है, एंड श्रम क्योंकि रस धातु कम है। ठीक है, या रस धातु दुष्ट हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम अब इसके रूप पे। ठीक है, पूर्व रूप के बाद हम पांडु रोग का पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर। ठीक है, तो काय चिकित्सा में हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, पिक्चर मेमोरी से हम चीजें याद करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा क्लिनिकल एस्पेक्ट से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद को थोड़ा साइंटिफिक मैनर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और क्लिनिकली भी हमें बहुत यूज होगा। सबसे पहले श्लोक पढ़ता हूं मैं, सीधा आंसर यहां से मैं निकालूंगा, और आपको श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर में आते हैं संभूते अस्मिन भवेत सर्व, यानी कि सभी पेशेंट्स को क्या होता है जनरली। पहला फीचर इज कर्णश्वेडी या कर्णश्वेड। कर्णश्वेड बोलते हैं हम टेनाइटिस को। ठीक है, ईएनटी में आपने पढ़ा होगा कि बिना किसी कारण के कान में जब आवाज आती है उसको हम टेनाइटिस कहते हैं, आयुर्वेद में उसको कर्णश्वेड कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज कर्णश्वेड लिखेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। हत अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, और हत का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो पांडु रोग में क्योंकि पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो अग्नि
नष्ट हो जाती है, क्योंकि अग्नि जो होती है वो पित्त के अंतर्गत होती है। ठीक है, अग्नि जो है वो पित्त के अंतर्गत है। अग्नि बढ़ेगी तो पित्त बढ़ेगा, लेकिन पित्त बढ़ेगा तो अग्नि नहीं बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। अग्नि और पित्त दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब पूरा हम कोर्स करेंगे तब। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हत अनल, अग्नि नष्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट दुर्बल, वीकनेस आएगी अगेन ड्यू टू रस क्षय। ठीक है, सदन अगेन वीकनेस है। अन्न द्विट यानी कि अन्न से द्वेष। ठीक है, श्रम, भ्रम, गात्रशूल। ठीक है, श्रम है, भ्रम है, श्वास रोग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्वास रोग और शिशिर द्वेषी, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांडु रोग में भी अल्टीमेटली, क्योंकि अगर हम एनीमिया भी देखें तो एचपी कम हो जाता है। तो जब एचपी कम हो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है बॉडी में वो कम हो जाता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी काम करता है, हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं ताकि ऑक्सीजन की डिमांड को नॉर्मल किया जाए। ठीक है, तो श्रम है, भ्रम है, श्वास, गौरव। ठीक है, जर्नल क्लिनिकल फीचर में गौरव, धातुओं का जब गौरव हो जाएगा, मेद धातु की क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी खत्म हो जाएगी, तो गौरव होगा। शिशिर द्वेषी यानी कि शीत से द्वेष करने वाला। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिनको पांडु रोग होता है, ये जो एनीमिक होते हैं उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, तो शिशिर द्वेषी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको एज इट इज लिखेंगे हम एग्जाम में, शिशिर द्वेषी। ये पांडु का सामान्य पूर्व रूप है। शूल अक्षिकूट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हमारे अक्षिकूट जो आई ऑर्बिटल होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इंफ्लेमेशन हो जाती है। निद्रालु, बहुत ज्यादा नींद आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है सभी धातुओं का क्षय है, तो क्षयजन्य निद्रा हमें आएगी। पिंडिको उद्वेष्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर या रूप जिसको बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने एज इट इज एग्जाम में लिखना है। पिंडिको उद्वेष्टन। इंपॉर्टेंट डीडी ये है कि पिंडिको उद्वेष्टन इज आल्सो फाउंड इन पुरीश वेग धारण जन्य व्याधि। चरक सूत्र में हम पढ़ के आए हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट डीडी है, ये ध्यान रखेंगे। वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि पुरीश का वेग धारण करने से पिंडिको उद्वेष्टन होता है, और यहां पर भी हम ये पढ़ते हैं कि पिंडिको उद्वेष्टन इज आल्सो अ क्लिनिकल फीचर ऑफ पांडु। नेक्स्ट, उरुपाद रुक। ठीक है, पैरों में, थाई वाले रीजन में बहुत ऐसे जनरलाइज्ड वीकनेस और पेन होने लगती है। शरीर में मंथन और मर्दन के समान पीड़ा होने लगती है। बाल गिर जाते हैं, लोम लोम गिर जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं बहुत ज्यादा हेयर फॉल के जितने भी हमारे पास केसेस होते हैं वो सब के सब रस धातु जन्य विकार है। हम उनकी डाइट चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सब यहीं से ही घूम फिर के सब कुछ क्लियर हो रहा है कि पांडु जो है वो रसज विकार है, इसीलिए इसमें फीचर लोम गिरना आएगा। अल्पवाक, बहुत ज्यादा फटीग होगी, बहुत वीक होगा पेशेंट, बोलने का मन नहीं करेगा उसका। ठीक है, धीरे धीरे बोलेगा क्योंकि एनर्जी नहीं है, रस धातु का क्षय हुआ है। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन आती है, भवंती आरोहण आयास विशेषश्च वक्ष्यते। जब भी पेशेंट थोड़ा सा भी चलेगा या सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसको आयास होता है। आयास मतलब थकान होगी, श्रम होगा, थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाएगी। ठीक है, रीजन सभी धातुओं का क्षय हो गया है, अल्टीमेटली रस और रक्त का जो मेन हमारी धातुएं हैं उनका क्षय हो गया है, तो थोड़ा सा भी चलने पर हमें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जा रही है, अल्टीमेटली हमें सांस लेनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा आयास या फिर थकान फील हो रही है। ठीक है, तो ये जनरल से मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बस मैं यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस तरीके से इस कोर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है भेद। तो पांडु रोग के 5 भेद हैं, सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पांडु रोग के भेदों के बारे में वर्णन करें, ये कितने भेद होते हैं। वचाय चरक के अनुसार पांडु रोग 5 प्रकार का होता है। वातज पांडु, पित्तज, कफज, सन्निपातज पांडु। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुदूसहम, यानी कि इसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एक बार सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि सुदूसहम इज विच पांडु, है ना, तो सन्निपातज पांडु। एंड नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मृद भक्षण जन्य पांडु। ठीक है, एक मृदा भक्षण जन्य पांडु, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज वातज पांडु। तो वातज पांडु में
सारे ही जो कार्डिनल फीचर हैं वात के वही होंगे। इसीलिए हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सबसे पहला आता है रूक्ष अरुण अंगताम। तो वात का ये जनरल फीचर है, वात पूरे ही शरीर में रूक्ष और अरुण वर्ण कर देता है, पूरे ही अंग जो है वो रूक्ष हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। कॉज है कि स्नेह और ओज जो है वो है ना क्षीण हो जाती है, मेद क्षीण हो जाती है, तो अल्टीमेटली रूक्ष अंग हो जाएंगे वात का प्रकोप होने से। कृष्ण वर्ण भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ साइड में देख रहा हूं आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अरुण वर्णता भी हो सकती है स्किन की, ये वात के कार्डिनल फीचर है। अंगमर्द पूरी ही बॉडी में थोड़ा थकान जैसी और दर्द जैसी होगी। रुजा कंप ये वात के फीचर है। इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने याद करना दैट इज पार्श्व शिरो रुजम। पार्श्व प्रदेश में पेन होगी, लेटरल जो हमारे फ्लैंक्स होते हैं वहां पर। शिर प्रदेश में रुजा होगी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वात है वो प्रकुपित होकर सिर वाले प्रदेश में जाकर कफ को भाड़कर सिर में रुजा करेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वर्च शोष, कॉन्स्टिपेशन। वर्च शोष बहुत ही सूखा जो मल होगा, है ना, कॉन्स्टिपेशन, वो बात का ऑब्वियसली फीचर है, इसको ध्यान रखेंगे। जो हमने दो ही चीजें इसमें जो याद रखनी है वो है आस्य वैरस्य, वर्च शोष और पार्श्व शिरोरुजा। आस्य वैरस्य इज द मेन कार्डिनल फीचर ऑफ पांडु रोग। टेस्टलेसनेस ना, आस्य वैरस्य का मतलब हुआ टेस्टलेसनेस। तो वातज पांडु में क्या होगा, रुक्ष अरुण अंगता, अंगमर्द, रुजा, कंप, पार्श्व शिरो रुजा, वर्च शोष, है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि वात जो है उसका जो मेन स्थान है अगर हम यहाँ देखें तो वो पक्वाशय है, और वहां पर वो बहुत ज्यादा प्रकुपित होकर जो हमारा मल है उसको सुखा देता है, तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन जो है वो वातज पांडु का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम पित्तज पांडु पे। पित्तज पांडु में आचार्य चरक कहते हैं कि पित्त जो है वो प्रकुपित होकर रक्त आदि धातुओं को जब दूषित करता है तो क्या लक्षण शो करता है, दीज ऑल आर द कार्डिनल फीचर ऑफ पित्त। जैसे सबसे पहला सपीतो हरित आभो वा ज्वर दाह समन्वित, पूरा ही शरीर पीला हो जाएगा या हरा हो जाएगा, है ना, पित्त का फीचर है। जब पित्त पूरे ही शरीर में फैल जाता है तो उसको हम, है ना, पित्त का मेन फीचर मानते हैं। या फिर हरा भी हो सकता है, हरा रंग भी पित्त का कार्डिनल फीचर है। ज्वर हो सकता है, दाह, पिपासा, मूर्छा, ये भी पित्त के फीचर हैं। मूत्र एवं मल का वर्ण पीला हो जाना, ये भी पित्त के फीचर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पर नोट करना है, बाकी तो हम एज इट इज लिख देंगे जो पित्त के कार्डिनल फीचर है, वो है स्वेदन। क्या है, स्वेदन। जब हमने जनरल पीछे पूर्व रूप पढ़ा तो वहां पर स्वेद अभाव पढ़ा। जनरली क्या होगा कि जब वातज पांडु होगा तो उसमें स्वेद का अभाव होगा। रीजन ये होगा कि उसमें मेद का क्षय हुआ है। लेकिन यहां पर पित्तज पांडु में स्वेदन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर पित्त की वृद्धि हुई है, और पित्त में लिक्विडिटी यानी कि द्रवता एक उसका गुण है, और उसी द्रवता की वजह से पित्त स्वेद उत्पन्न करता है, या पित्त उष्ण होने की वजह से भी स्वेद उत्पन्न करता है। तो पित्तज पांडु रोग में स्वेदन होगा। शीत कामता, ठीक है, शीतल चीजों की इच्छा करना ऑब्वियसली पित्तज पांडु रोग का ही लक्षण है। कटु अम्ल और उष्ण, अगर हम कटु अम्ल और उष्ण आहार विहार का सेवन करेंगे तो पित्तज पांडु में वृद्धि होगी। और ऑब्वियसली जब यहाँ पर पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप हो रहा है तो पाचक पित्त का भी ऑब्वियसली उसका भी प्रकोप होगा, और उसकी वजह से अम्ल उद्गार यानी कि हाइपर एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन इन द एपिगेस्ट्रिक रीजन, अम्ल उद्गार, ठीक है, खट्टे डकार जिसको आना बोलते हैं, ठीक है, विदग्धता, बर्निंग सेंसेशन, दुर्गंध, भिन्न वर्च, डायरिया। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कोर्स में कि अतिसार की क्या संप्राप्ति है, तो उसमें यही पढ़ेंगे कि पित्त जब भी प्रकुपित होता है तो वो अतिसार उत्पन्न करता है। कारण ये है कि पित्त में द्रवता बहुत ज्यादा होती है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो हमारे वर्च को यानी कि जो मल है उसको तोड़ देता है, उसमें लिक्विडिटी मिक्स करके अतिसार उत्पन्न करता है। दौर्बल्यम, ठीक है, वो तो जनरल फीचर है, वातज पित्तज कफज तीनों ही पांडु रोग में हमें मिलेगा। तमह प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है, तमह प्रवेश, आंखों के आगे अंधकार छा जाना, ये भी पित्त का ही एक जनरल फीचर आता है।
तो हमने इसमें क्या पढ़ा, पित्तज में सारे ही पित्त के कार्डिनल फीचर हैं, ठीक है। एक हाइपर एसिडिटी वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अम्लोदगार ये पित्तज पांडु में है, ज्वर, मूर्छा, तम प्रवेश, ये सब पित्तज पांडु रोग में मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कफज पांडु रोग, ठीक है। आप अपनी कोई क्वेरीज होंगी तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा या कुछ दोबारा से समझाना है तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कफज पांडु। कफज पांडु में आचार्य चरक कहते हैं कि कफ बोलता है विवृद्धम श्लेष्मलय श्लेष्मा पांडु रोगम स पूर्वतः, कि पहले जैसे हमने पढ़ लिया वातज और पित्तज में, वैसे ही कफ जो होता है वो बढ़ के पूरे ही शरीर में फैलकर और पांडु रोग उत्पन्न करता है। करोति, क्या क्या लक्षण आएगा, पहला, अगेन दीज ऑल आर द कार्डिनल फीचर ऑफ कफ, हमने सिर्फ 2-3 चीजें याद करनी है। वन इज गौरवम, ठीक है। जनरली गौरव हर तरह के पेशेंट में आपको मिल जाएगा। डिफरेंशिएट में गौरव मतलब डिफरेंशिएशन में अगर हमें वातज पित्तज कफज पांडु रोग में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो गौरव उसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि सब में हमें धातुओं में गुरुता और शिथिलता मिलेगी। तंद्रा, ठीक है, छर्दी, ये सब कफ के लक्षण हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, श्वेत आभ भासताम, पूरा ही शरीर जो है वो पेल या व्हाइट हो जाएगा। हम देखते हैं, ठीक है, पैलर हम देखते हैं पेशेंट में, तो जितने भी पेशेंट एनीमिक होते हैं उन सब में हमें पैलर मिलता है, तो ये कफज पांडु के लक्षण होते हैं। श्वेत अवभासता, प्रसेक होना, ठीक है, कफ का ही लक्षण है। लोम हर्ष, श्वास एंड कास, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये कफ की वजह से ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर है। श्वास रोग, जैसे हमने पीछे संप्राप्ति में पढ़ा था कि भवंती आरोहण आयास, थोड़ा सा चलने पर या चढ़ने पर भी श्वास रोग बढ़ जा रहा है, सांस बढ़ जा रही, थकान बहुत ज्यादा हो रही। वाक स्वर ग्रहम, ठीक है, वाक स्वर ग्रह हो जाएगा, बोला नहीं जाएगा, ठीक है। शुक्ल मूत्र अक्षी वर्चस्वम, ठीक है, मूत्र अक्षी जो हम पैलर देखते हैं, आंखें हमारी, वर्च, ठीक है, फिकल जो मैटर है हमारा, जो मटेरियल है, ठीक है, मल जिसको कहते हैं, ये सब व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। कटु रूक्ष उष्ण कामता, और हमें क्या इच्छा होगी, कटु रूक्ष और उष्ण खाने की इच्छा होगी। तो पेशेंट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, शीत कामता हो रही है तो कौन सा पांडु, पित्तज पांडु। उष्ण कामता या कटु रूक्ष की अगर इच्छा हो रही है तो कफज पांडु। शवथु, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, जनरल फीचर है कफ का, शोथ एंड मधुर आस्यत्व, ये भी कफ का ही फीचर, ठीक है। तो जनरल चीजें हैं, ठीक है, हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं, इसमें कुछ रट्टा मारने की कोई जरूरत तो नहीं है। सन्निपातज पांडु बोलता है सर्व अन्न सेविनः सर्वे दुष्टा दोष त्रिदोषजम, तो सभी प्रकार के अन्नों का जब हम षड रस का सेवन कर लेते हैं, सभी प्रकार का मिक्स करके खा लेते हैं, तो त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है। और इसमें बस एक ही चीज याद रखेंगे हम, सुदूसहम, ठीक है, यानी कि ये बहुत सीवियर है, साधे साध्यता में ये बहुत असाध्य टाइप हो जाता है, ठीक है। बस इतनी याद रखेंगे, बाकी लक्षण जो है वो तीनों दोषों के मिक्स ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मृदा भक्षण जन्य पांडु। बहुत सारे बच्चों में ये हमें दिखता है, बहुत सारे पेशेंट को मिट्टी खाने की आदत होती है, तो उससे मृदा से उत्पन्न होने वाला, मृदा के भक्षण से उत्पन्न होने वाला पांडु रोग। देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसा होता है। बोलता है मृतिका आदनशील से, कि मिट्टी खाने की जिसको आदत है, जो मृदा भक्षण का शील है, शील मतलब आदत है, जिसको एडिक्शन है, ठीक है। तो देखो यहां पर देखेंगे, ये भी एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें तीनों ही चीजें देखनी है जब भी पढ़ाई करेंगे। कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, पेपर है ना, यूजी फाइनल ईयर के पेपर के हिसाब से भी पढ़ना है, और एमडी का भी थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की मिट्टी का सेवन करने से किस प्रकार का दोष प्रकुपित होता है। जैसे कषाय मृदा का सेवन करने से हमेशा वात दोष प्रकुपित होता है, ऊषर मिट्टी का सेवन करने से हमेशा पित्त दोष का प्रकोप होता है, और मधुर मिट्टी का सेवन करने से हमेशा कफ दोष का प्रकोप होता है। अगेन दीज ऑल आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। हमेशा कषाय रस जो है वो वात का ही प्रकोप करेगा, मधुर रस है जो कफ का ही प्रकोप करेगा। तो क्या संप्राप्ति है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी,
कि जब भी हम मृदा का भक्षण करते हैं, जब भी कोई पेशेंट मिट्टी खाएगा, मिट्टी जो है इट इज नॉट अ फूड, ठीक है। तो इसको अग्नि जो है वो पचा नहीं पाती, ठीक है। अग्नि जो है वो मृदा का परिपाक नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि वो फूड मटेरियल नहीं होता। तो जब मृदा का परिपाक नहीं होता है तो अल्टीमेटली कफ और पित्त दोनों ही दोषों का प्रकोप होता है। इसको ऐसे समझो कि अगर हमने कुछ भी चीज खाई, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पित्त का प्रकोप होता है। अग्नि और पित्त दोनों ही उसको डाइजेस्ट करते हैं। जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो पित्त का और प्रकोप होता है। बॉडी को लगता है कि ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, आम आम जैसी कंडीशन बन जाती है इसमें, ठीक है। जो मृदा जो है जब उसका परिपाक नहीं होता है तो और पित्त का प्रकोप होता है। अल्टीमेटली जो मृदा है हमारे स्टमक में एक्ट करती है एज अ आम, और जब भी आम की उत्पत्ति होती है तो स्त्रोतस अवरोध होगा। तो स्त्रोतस अवरोध होने की वजह से अगेन हमारा अल्टीमेटली वही हो जाएगा, धातु पोषण जो है वो नहीं हो पाएगा। हमारे लिए रस धातु तो बनेगी, लेकिन रस के बाद जो है वो स्त्रोतस ब्लॉक है, तो रक्त मांस मेद ये सब नहीं बन पाएगा। जब धातु पोषण हमारा अवरोध हो जाएगा तो अगेन फिर से हमें पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। इसको कहते हैं मृदा भक्षण जन्य पांडु रोग, ठीक है। ओके, सो लक्षण क्या आते हैं फिर मृदा भक्षण जन्य पांडु रोग? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं फाइनल ईयर के एग्जाम में। पहला फीचर आता है इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो वीर्य ओजसी तथा। इंद्रियों का बल खत्म हो जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि मृदा जो है हमारे स्टमक में है और वो आम की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। धातुओं में स्त्रोतस में अवरोध है, उत्तरोत्तर धातुएं बन नहीं पा रही हैं, तो इंद्रियों को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तेज, वीर्य, औज, ये धातुओं का वीर्य, धातुओं का सार, शुक्र धातु, ये सब जो है इनका बल जो है ये कम हो जाता है। पांडु रोगम करोति आशु बल वर्ण अग्नि नाशनम। तो बल, वर्ण और अग्नि का नाश हो जाता है, और बहुत ही आशु, आशु शब्द आया है इसमें। एक बच्चा अगर 2-3 मुट्ठी भर के मृदा आज अगर मिट्टी खा लेता है तो उसको कल या परसों पांडु रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इमीडिएटली जो है वो अग्नि जो है उसका नाश हो जाता है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है शून गंड अक्षिकूट भ्रू। जो जो स्वेलिंग है बच्चे में वो गंड प्रदेश में, ठीक है, और अक्षिकूट में आती है। अगर हम जनरल फीचर जब पढ़ रहे थे पांडु रोग में तो वहां पर सिर्फ अक्षिकूट में ही आ रहा था। तो ये एक हमारा डिफरेंशिएटिंग फीचर हो जाता है जब भी हम पेशेंट में देखते हैं कि अगर गंड प्रदेश और अक्षिकूट और भ्रू अगर यहां पर स्वेलिंग है तो वो मृदा भक्षण जन्य पांडु हुआ। और सिर्फ शून्य अक्षिकूट है, सिर्फ स्वेलिंग जो है वो आई ऑर्बिटल में ही है, गंड प्रदेश यानी कि गाल जिसको हम कहते हैं वहां पर स्वेलिंग नहीं है, तो वो सामान्य पांडु है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है शून पाद नाभि मेहन, यानी कि नाभि में स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, ठीक है, और मूत्र इंद्रिय में स्वेलिंग, जेनाइटल्स में भी स्वेलिंग। दीज ऑल आर द फीचर ऑफ मृदा भक्षण जन्य पांडु। और जैसे ही बच्चे बहुत ज्यादा जब मिट्टी खाते हैं तो कृमि कोष्ठो बच्चों में होता है ना, वोम इन्फेस्टेशन, वो इसी की वजह से होती है। कृमि कोष्ठो अतिसारेत मलम सस्त्रिकम कफान्वितम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोष्ठ में कृमि, कोष्ठ में कृमि क्योंकि उन्होंने मृदा भक्षण किया है तो कृमि उत्पन्न हो जाएंगे, आम की उत्पत्ति है हमारे कोष्ठ में, और इमीडिएटली अतिसार की उत्पत्ति हो जाएगी, और वो अतिसार कफ और रक्त मिश्रित होगा। क्योंकि जब हम मृदा का भक्षण करेंगे तो वो हमारे गट में बहुत सारी इंजरीज कर देगा, वहां से ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो रक्त और कफ कफ धातु बढ़ जाएगी अल्टीमेटली, तो हमें डायरिया शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चीज जो मृदा है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, और अतिसार इमीडिएटली हो जाता है, क्योंकि अतिसार का जो प्रधान कारण है वो अग्नि मांद्य है, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे अतिसार की डिटेल। तो इस तरह से जो है वो मृदा भक्षणजन्य पांडु होता है। क्विक रिवीजन कि मृदा भक्षणजन्य पांडु कैसा होता है? कषाय, उष या मधुर मिट्टी है ना, मृदा का भक्षण करने से वात पित्त या कफ, ये अल्टीमेटली दोष का प्रकोप होता है। हमारी स्टमक में, हमारे कोष्ठ में मृदा का परिपाक नहीं हो पाता, अग्नि इसको नहीं पका पाती, इसीलिए अल्टीमेटली आम की उत्पत्ति होती है, उससे स्त्रोतोस अवरोध होगा,
और धातुओं का पोषण जो है वो रुक जाता है। और अंत में हम पढ़ेंगे पांडु रोग में चिकित्सा सिद्धांत। चिकित्सा सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आचार्य चरक कहते हैं तत्र पांडव आमयी स्निग्ध तीक्ष्णैर ऊर्ध्व अनुलोमिके संशोध्यो मृदु भी तिक्ते कामलीतु विरेचनी। इसका मतलब क्या हो गया कि पांडु रोग में आचार्य चरक कहते हैं कि तीक्ष्ण विरेचन या तीक्ष्ण संशोधन की जरूरत पड़ती है। तीक्ष्ण विरेचन या फिर ऊर्ध्व अनुलोमन, पांडु रोग को ट्रीट करने के लिए हमें तीक्ष्ण संशोधन की जरूरत पड़ती है। तीक्ष्ण दमन और तीक्ष्ण विरेचन, क्योंकि संतर्पण जन्य विकार है, स्त्रोत अवरोध है, तो हमें तीक्ष्ण संशोधन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कामला जो इसकी एक नेक्स्ट स्टेज है, अगर रोगी पांडु का ट्रीटमेंट नहीं करवाता है और लगातार पित्त का सेवन करता रहता है तो उसको कामला उत्पन्न हो जाता है। कामला में मृदु विरेचन आता है। इंपॉर्टेंट डीडी है कि पांडु में हम तीक्ष्ण विरेचन करेंगे और कामला में मृदु विरेचन करेंगे। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे सेशंस में। और एक इंपॉर्टेंट जो डीडी हमने याद रखना है, दैट इज कि कामला में कहा है कामलीतु विरेचने, और सेम स्टेटमेंट आती है तमक श्वास में भी तमकेतु विरेचनम। तो ये दो चीजें जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि कामलीतु विरेचने भी है और तमकेतु विरेचने भी है। तो ये था हमारा पांडु रोग। ठीक है, क्विक रिकैप करेंगे। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई इसमें कोई डाउट है, अदरवाइज मैं एक क्विक रिकैप करवाता हूं। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या पढ़ा कि पांडु एक रस धातुगत जन्य विकार है, ये रक्तज विकार नहीं है, ये संतर्पण जन्य विकार है, अपतर्पण जन्य नहीं है। ये चीजें ध्यान रखनी है। दोष है पित्त प्रधान त्रिदोष, जिसमें साधक पित्त हमने पढ़ा, दूष्य में मांस तो रक्त पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि जो दोष हैं वो त्रिदोष हैं, और हमारे जो धातुएं हैं उसमें लगभग सारी ही धातुएं इन्वॉल्व होती है और सभी धातुओं का क्षय होता है। इसमें स्पेसिफिकली रक्त, मेद और रस, ये तीन ध्यान में हम रखेंगे। निदान में हमने पढ़ लिए सारे पित्त प्रकोपक आहार विहार का निदान था, जिसमें हमने विरुद्ध भोजन भी पढ़ा, असात्म भोजन भी पढ़ा। एक ध्यान देने वाली बात भी हमने पढ़ी कि जब भी पूरे आयुर्वेद में जहां जहां विरुद्ध अन्न का सेवन आएगा वहां हमेशा पित्त या फिर रक्त की दृष्टि मिलेगी। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट निदान पढ़ा, दिवा स्वप्न। आचार्य चरक के अनुसार कफ और पित्त प्रकोपक होता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे निदान है। काम, चिंता, भय, शोक, क्रोध, इससे जो अगर हमारे मन में अगर अभिघात हो जाए तो उससे भी जो है वो रस धातु की दृष्टि होती है। तो अल्टीमेटली जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं उससे भी हमें एनीमिया या पांडु रोग हो सकता है। संप्राप्ति में हमने पढ़ लिया कि पित्त जो है वो हृदयगत जो पित्त है वो कुपित होकर वायु जो है, व्यान वायु, उसको पूरे शरीर में फैला देती है और मांस और त्वक के बीच में स्थित कर हमारी बॉडी की जो कलर है, जो हमारा फिजियोलॉजिकल कलर है, उसको चेंज कर देता है पांडु या फिर हरिद्र वर्ण में। इसको हम पांडु रोग कहते हैं। दूसरी संप्राप्ति में हमने पढ़ा कि पांडु पित्त प्रधान जो त्रिदोष हैं वो रक्त आदि धातुओं में प्रकुपित हो जाते हैं, जिससे हमारी धातुएं शिथिल हो जाती हैं। अल्टीमेटली हमारे शरीर में बल, वर्ण, स्नेह और ओज की कमी हो जाती है और पेशेंट जो है वो अल्प रक्त, अल्प मेद, निसार और शिथिल इंद्रिय हो जाता है। पूर्व रूप में हमने 4 पूर्व रूप पढ़े। हृदय स्पंदन, पैल्पिटेशन, ऑब्वियसली ड्यू टू रस क्षय, रोक्ष्य ड्यू टू अल्प मेद, स्वेद अभाव अगेन ड्यू टू अल्प मेद, एंड श्रम इज आल्सो ड्यू टू अल्प रस धातु। फिर हमने रूप पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि देखो, एक तो हमने शून अक्षिकूट पढ़ा, एक हमने ये पढ़ा टेनाइटिस, ठीक है, कर्ण श्वेड, हत अनल, अग्नि नष्ट हो जाना, दुर्बलता, गात्रशूल, ज्वर, गौरव, शिशिर द्वेषी। ठीक है, उसके बाद शून अक्षिकूट पढ़ा और जो मृदा भक्षण जन्य पांडु है उसमें शून, अक्षिकूट, भ्रू, गंड प्रदेश भी था। पिंडिको उद्वेष्टन एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है पांडु रोग का, और डीडी किया हमने पुरुष वेग धारण जन्य व्याधियों से। ठीक है, पुरुष वेग धारण जन्य व्याधियों में पिंडिको उद्वेष्टन भी आता है। और इंपॉर्टेंट की भवती आरोहण आयास में स्पेसिफिकली हमें जब भी हम आरोहण करते हैं, जब भी हम चलते हैं या कहीं चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो हमें आयास होता है। 5 भेद हमने पढ़े अल्टीमेटली, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदा भक्षण जन्य, और सब में कार्डिनल फीचर थे, जैसे वातज में आस्य वैरस्य, ठीक है, पार्श्व शिरोरुजा और कॉन्स्टिपेशन,
ठीक है। पित्तज पांडु में बहुत ज़्यादा हमें अम्ल उद्गार होते हैं, बर्निंग सेंसेशन है, ज्वर है, भिन्नवर्च है, तम है। कफज पांडु में हमने पढ़ा गौरव, तंद्रा, छर्दी, श्वेत आभासता, यानी कि पैलर जो है वो हमें कफज पांडु में ज्यादा दिखता है। शुक्ल, मूत्र, अक्षी, वर्चसत्वम, ठीक है। शवथु। सन्निपातज पांडु में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि सुदुसहम जो है वो सन्निपातज पांडु के लिए कहा गया है। मृदा भक्षणजन्य पांडु में हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के दोष जो है वो 3 प्रकार के मृदा का सेवन करने से होते हैं। और अल्टीमेटली क्योंकि हमारी बॉडी में मृदा जो है वो एक फूड मटेरियल नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती अग्नि, और अल्टीमेटली आम बन जाता है और स्रोतों अवरोध हो जाते हैं और धातु पोषण नहीं हो पाता है। चिकित्सा सिद्धांत में हमने पढ़ा कि पांडु जब भी हमें ट्रीट करना है, हमें तीक्ष्ण संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्रोत अवरोध है। और नेक्स्ट जो हम व्याधि पढ़ेंगे कामला, उसमें हमें मृदु विरेचन की जरूरत पड़ती है। और एक कामलेतु विरेचने हम कहते हैं, और एक तमकेतु विरेचनम भी आता है। ठीक है, तो ये था हमारा पांडु रोग। हम थोड़ी सी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे एनीमिया में। ठीक है, पांडु रोग में किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हम अब पांडु को थोड़ा मॉडर्न तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। So anemia, generally anemia is one of the most underdiagnosed condition, and if it left untreated can have many serious implications, है ना, complications such as cardiovascular disease and compromised immune function. Again वही बात है कि सबसे ज्यादा underdiagnosed condition है anemia, और अगर आप इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो तो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, अगेन क्योंकि आरबीसीज और एचबी इसमें कम हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस इंपेयर हो जाते हैं और इम्यून फंक्शन भी इंपेयर होते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि आयुर्वेद भी हमने पढ़ा कि पांडु रोग में औज का क्षय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनीमिया इज एक्चुअली अ साइन ऑफ ए डिजीज, ठीक है, प्रोसेसेस रेदर देन इटसेल्फ अ डिजीज। सो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग एनीमिया जो है वो एक साइन है। आयुर्वेद में भी हम देखते हैं कि पांडुता जो है, पांडुता मुखे, ठीक है, या फिर शरीर का पांडु वर्ण हो जाना, वो एक साइन की तरह भी बहुत जगह पे यूज होता है। लेकिन जैसे पांडु एक स्वतंत्र व्याधि भी है और एक लक्षण भी है। तो अगेन एनीमिया जो है वो जनरली बहुत सारी बीमारियों का एक सिम्टम है। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन जो हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एनीमिया हम किसको बोलेंगे? जब एचबी कम होगा, मेल में कितना, 13.5 ग्राम पर 100 ml, ठीक है, और फीमेल में लेस देन 12 ग्राम पर 100 ml, यानी कि जनरल जो एचबी का जो नंबर होता है मेल में वो 13 से लेकर 17 ग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल में 12.5 से 16.5 तक होता है। तो जितनी जनरल हमारी वैल्यू होती है उससे अगर कम हो एचबी तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में मैं अभी इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कॉजेज पे आते हैं तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं एनीमिया के, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, हमारे ब्लड का जो मेन एक तत्व जिसको बोल सकते हैं दैट इज आयरन, और अगर आयरन की कमी हो जाती है, ये सबसे फेमस एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, बहुत सारी अलग जो डिजीज होती हैं, बहुत सारे लंबे टाइम तक जो चलती रहती हैं, उनकी वजह से भी अगेन हमें एचबी काउंट कम दिखता है और एनीमिया हो सकता है। एनीमिया फ्रॉम द एक्टिव ब्लीडिंग, ठीक है, बहुत सारी जब भी इंजरीज के जब भी हिस्ट्री आती है, एक्सीडेंट के केसेस हैं, उनमें भी एनीमिया में दिखता है। जब बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली एचबी काउंट कम हो जाएगा। एनीमिया रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा, जिसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया भी कहते हैं, प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एनीमिया होता है, और उसका एक मेन कारण होता है हीमोडाइल्यूशन, कि ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो अल्टीमेटली एचबी जो होता है वो कम हो जाता है। एनीमिया रिलेटेड टू पुअर न्यूट्रिशन, बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे पुअर जो लोग हैं उनको आयरन उतना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो एनीमिक रहते हैं। परनीशियस एनीमिया, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, जैसे आरए है, आम बात जिसको हम बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर
होने की वजह से जो आरबीसीज जो है वो बन नहीं पाती, ठीक है, तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। थैलेसीमिया, जब हीमोग्लोबिन जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वो अच्छे से नहीं बन पाता है प्रॉपरली, तो उसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। अल्कोहलिज्म, बोन मैरो रिलेटेड एनीमिया, ठीक है, और एनीमिया रिलेटेड टू मेडिकेशंस। बहुत सारी ऐसी मॉडर्न मेडिसिन होती हैं जिनका हम यूज अगर एक्सेसिव करें तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन में हम आगे इसके कॉजेज देखेंगे, तो पूरी बॉडी के हिसाब से यहाँ पे कॉजेज हैं। देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर ऑरली क्या है, माल न्यूट्रिशन, डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ आयरन, विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड, ठीक है। अगर आयरन की डोज कम है, जैसे प्रेगनेंसी में हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं और फोलिक एसिड भी देते हैं, तो जनरली अगर हमारी डाइट में आयरन, विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड कम है तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है। और या फिर उसके बाद पुअर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट में हम ले तो रहे हैं आयरन, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो क्लियरली नहीं हो पाता है। इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन, जैसे हेमोलिटिक एनीमिया होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हेमोलिसिस होती है। हेमोलिसिस मतलब हमारे आरबीसीज का टूट जाना। तो हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसीज जो है वो हमारे टूट जाते हैं, एचबी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से एचबी काउंट कम हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हैमरेज, ठीक है, बहुत सारे जैसे फिशर है, फिस्टुला है, अर्श है, हेमरोइड्स होते हैं, उनमें वो पेशेंट हमें बहुत सारे हम देखते हैं ओपीडी में, हमें एनीमिक मिलते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग से अगेन ऑब्वियसली रक्त की कमी हो जाएगी। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज, जैसे मैंने अभी बताया, आम बात या फिर रोमाइड आर्थराइटिस, ठीक है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस। कॉजेज देखो एनीमिया में, क्रोनिक डिजीज जैसे क्रॉन डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया है, कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, आरए मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग होती है, अल्सर्स बन जाते हैं हमारी कोलाइटिस में, ठीक है, कोलोन में, लिवर सिरोसिस है। अब एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है जिसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन जरूरी है, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे कॉमनली जो हम ओपीडीज में देखते हैं दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो आयरन इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एचबी, एंड जब भी हमारी बॉडी में लो आयरन होता है तो उसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाता है। बहुत सारी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। हाइपोक्रोमिक एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा पैलर दिखता है पेशेंट। माइक्रोसिटिक, जिसमें आरबीसी का साइज बहुत स्मॉल हो जाता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? फर्स्ट इज इनसफिशिएंट डाइटरी इनटेक। अगर हमारी आयरन की जो डेली डोज है वही नहीं पूरी हो रही है तो उसकी वजह से हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बहुत सारी जो गर्ल्स हैं जिनकी एज 18 से 24-25 ईयर्स तक होती है, उनको जनरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही हम हमें दिखता है, और जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमें दिखता है। दूसरा है अब्जॉर्प्शन, है ना, इनसफिशिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कि हम आयरन ले तो रहे हैं अच्छे से बट उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। जैसे हम एक पेशेंट को जब भी हम आयरन की टैबलेट देते हैं, हम उनको कहते हैं कि आपने डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, ये सब नहीं लेने हैं आयरन लेने से पहले या 2 घंटे लेने के बाद भी। तो अगर कोई पेशेंट आयरन की टैबलेट खा रहा है उसके बाद दूध का सेवन कर रहा है तो वो आयरन की अब्जॉर्प्शन को हैम्पर करेगा, तो जिससे इनसफिशिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। लगातार पेशेंट बोलेगा मैं 2 मंथ से दवाई खा रहा हूँ और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, इसका कारण है पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन ड्यू टू लॉसेस, है ना, लॉसेस ड्यू टू डिजीज। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें ब्लीडिंग होती है, जैसे मैंने पाइल्स बता दिया, फिशर हो गया, हेमरोइड्स, है ना, तो उसी की वजह से ब्लीडिंग होती रहेगी। और पॉलीमिनोरिया है, ठीक है, फीमेल्स में, तो ब्लीडिंग जब बहुत ज्यादा होगी तो एचबी काउंट जनरली डाउन रहेगा। पैरासिटिक इन्फेक्शन, नेक्स्ट है ए प्लास्टिक एनीमिया, डिक्रीज और डैमेज इन द बोन मैरो स्टेम सेल्स, है ना। तो जो बोन मैरो होता है ह्यूमंस का, वहां पर आरबीसी प्रोडक्शन होती है। तो अगर कोई कंजेनाइटल डिजीज हो, चाहे इडियोपैथिक हो या कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से अगर बोन मैरो में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए या फिर उसकी माल फंक्शनिंग हो जाए तो अल्टीमेटली आरबीसीज नहीं बनेंगी और एचबी काउंट डाउन हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। साइंस हम जनरली देखते हैं टैकीकार्डिया, टैकीएपनिया एंड ऑर्थोस्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, टैकीकार्डिया हृदय स्पंदन, जो हमने पूर्व रूप में पढ़ा। एनीमिया का पेशेंट आपको आते ही बोल देगा कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत जोर से
धक धक हो रहा है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। फर्स्ट रीजन इज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब पल्स रेट मोर देन 100। टैकीअपनिया, बहुत लंबी लंबी सांस लेगा, बहुत लंबी लंबी और बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा। श्वास था ना कफज पांडु रोग में। ऑर्थोस्टैसिस, ऑर्थोस्टैसिस इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। जब भी हमारा बीपी डाउन होगा, एनीमिया में होगा, क्योंकि एचबी कम हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने की जो हमारी बॉडी की एक फिजियोलॉजिकल एक फिनोमेना होता है, उसको हम ऑर्थोस्टैसिस कहते हैं। ठीक है। पैलर हमें दिखेगा पेशेंट में, हम एनीमिया डायग्नोस करने के लिए पैलर देखते हैं। ठीक है। जॉन्डिस एनीमिया की एडवांस स्टेज है, अगर आप एनीमिया ट्रीट नहीं करोगे तो जॉन्डिस हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट जो साइन हमें दिखता है दैट इज स्पून नेल्स। नेल्स में, नेल्स की जो शेप है वो स्पून जैसी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट दिखता है हम पेशेंट की नेल्स में पैलर और स्पून नेल्स दोनों देखते हैं। स्प्लिनोमेगैली, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, बहुत सारी हमें दिखती है। फिर नीचे एट्रोफी ऑफ द टंग पैपिले, ठीक है, जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, जो जो हमारे पैपिले हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो टेस्टलेसनेस जैसे हमने पढ़ा आज से वैरस्यम वातज पांडु में, वैसा हमें होता है। ऐसा दिखता है एनीमिया, है ना। ठीक है, पैलर हम ऐसे देखते हैं पेशेंट में। और जनरली जो हमने बोला कि भाई वर्ण जो है जैसे कफज पांडु में बिल्कुल श्वेत हो जाता है, तो जनरली पैलर पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम दोनों ही पेशेंट देखते हैं। ठीक है, कोइलोनाइकिया, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो नेल्स होते हैं वो कन्वेक्स शेप जैसी होती है, लेकिन हमें कोइलोनाइकिया, जिसको हम मैंने अभी बोला स्पून नेल्स, वैसे हमें दिख जाते हैं। कुछ और साइंस एनीमिया में हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन द स्टूल कलर, जैसे हमने पढ़ा पित्तज पांडु में पीत वर्ण का शक्रित और मूत्र हो जाएगा, कफज में श्वेत वर्ण का शक्रित और मूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन द स्टूल कलर, रैपिड हार्ट रेट, हृदय स्पंदन, टैकीकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर, ऑर्थोस्टैटिक, है ना, बोला भी मैंने। रैपिड ब्रीदिंग, जैसे मैंने बोला श्वास रोग, पेल एंड कोल्ड स्किन, शिशिर द्वेषी, क्योंकि उसको शिशिर से द्वेष होगा, स्किन उसकी कोल्ड होगी। येलो स्किन कॉल्ड जॉन्डिस इफ एनीमिया इज ड्यू टू रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन। जॉन्डिस, जो येलो स्किन जो पित्तज हमने पांडु में पढ़ी, वो आगे कामला की एक स्टेज है, जब हम एनीमिया नहीं ट्रीट करते हैं तो जॉन्डिस होता है। हार्ट मरमर, अगेन वही हृदय स्पंदन, इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, ठीक है, और स्प्लीन की इनलार्जमेंट होगी क्योंकि प्लीहा जो है वो रक्त व स्त्रोतस का मूल है, और रक्त की भी यहाँ पे दुष्टि हो रही है, इसीलिए प्लीहा वृद्धि भी होगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले देखो क्या क्या लक्षण हमें दिखेंगे सिम्टम्स में। पेशेंट बहुत थका सा होगा, टायर्डनेस, ठीक है, बल क्षय पढ़ा हमने, ठीक है, श्रम पढ़ा, इजी फैटिगेबिलिटी, बहुत जल्दी थक जाएगा, है ना। भवंती आरोहण आयास, देखो पूरा ही आयुर्वेद में लिखा है, मॉडर्न सारी साइंस हम आयुर्वेद से ही याद रखेंगे। भवंती आरोहण आयास, इजी फैटिगेबिलिटी, जनरलाइज्ड मस्कुलर वीकनेस, लेथार्जी, हेडेक, ठीक है। वातज पांडु का लक्षण था ना शिरोरुजा, हेडेक। ओल्डर पेशेंट में कार्डिक फेलियर भी हो सकता है अगर क्रोनिक एनीमिया रहता है, एंजाइना पेक्टोरिस, मेंटल कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये सब भी हो सकता है। पाइका, जिसको अभी हमने पढ़ा, मृदा भक्षण जन्य पांडु, कि ऐसी कोई भी चीज, जनरली मृदा, जो हम खाते नहीं हैं, ठीक है, व्हेन व्हाट यू क्रेव इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, फॉर एग्जांपल मृदा, तो अगर मृदा खाते हैं तो मृदा भक्षण जन्य पांडु होता है। इट इज आल्सो कॉज ऑफ एनीमिया। सो एनीमिया का डायग्नोस कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ऑब्वियसली हमने बोल दिया कि लोअर एचबी काउंट इज एनीमिया। सबसे पहले हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, उसमें जनरली देखेंगे एचबी काउंट कितना है, अगर 13 से कम है तो मेल एनीमिक है, 12.5 से कम है तो फीमेल एनीमिक है। थोरो इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, पैलर चेक करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि मल मूत्र कैसा आ रहा है, ठीक है, स्टूल का कलर कैसा है। पीत बताएगा तो पित्तज पांडु, है ना, श्वेत बताएगा तो कफज पांडु। लैब टेस्ट भी करवाएंगे, जैसे सीबीसी है, स्टूल एचबी टेस्ट है, आयरन लेवल हम चेक करेंगे कितना है, विटामिन B12 है, LFT, RFT, ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे सेशन में। ठीक है, और उसके बाद हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो जनरल मैनेजमेंट जो है एनीमिया की, वो कॉज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी को हेमोरॉइड्स हैं या पाइल्स हैं, तो उसको अगर एनीमिया है तो सबसे पहले हम ब्लीडिंग पाइल्स को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। किसी को एक्सीडेंट से ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने की हम कोशिश करेंगे। तो कॉज के ऊपर डिपेंड करता है एनीमिया की मैनेजमेंट, और सीवियरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है मैनेजमेंट।
अगर बहुत ही लो एचबी है तो हम इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर मॉडरेटली लो है तो हम आयरन इन्फ्यूजन करेंगे आईवी से। और अगर बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क है अगर एचपी के लेवल्स में, तो हम सिंपल ओरल टैबलेट आयरन की शुरू करेंगे। तो जनरल ट्रीटमेंट में सिर्फ यही है कि आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, जो जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एनीमिया जो होता है उसमें हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, ठीक है, कि और जो सीबीसी है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। और अगर बहुत ही सीवियर एनीमिया है तो हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे और इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। मेडिकेशन जनरली जो एनीमिया में दी जाती है वो है आयरन और विटामिन सप्लीमेंट्स। अगेन सारी ही धातुओं को पोषण देने के लिए हम विटामिन देंगे। और एक ई पॉइटिन अल्फा प्रोटीन एक दिया जाता है इंजेक्शन में मॉडर्न मेडिकल साइंस में। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशंस में दिया जाता है। एंड स्टॉपिंग ऑफ ए मेडिकेशन दैट में कॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है, बहुत सारी मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट होता है कि एचबी काउंट को कम करना। तो उन मेडिकेशंस को हम इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे ताकि एनीमिया कंट्रोल हो सके। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन थी आज की क्लास में एनीमिया और पांडु रोग, ठीक है। एनीमिया भी हमने जनरली पढ़ लिया, ठीक है, और उसको पांडु के साथ कोरिलेट कर लिया। पांडु रोग हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप चैट सेशन में या फिर जो हमारी ऐप है उसमें आप हमें रिव्यूज दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास ऑफ काया चिकित्सा।